इस प्रोटेस्ट का, इस आंदोलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। पिछले 10-12 साल से हम हमारे देश में देख रहे थे, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे। देश के लोग कुछ कहते तो सरकार को बात सुननी चाहिए। जब इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, तो हटा देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को तभी हटा देना चाहिए था जब पहला पेपर लीक हुआ था। मेरे लिए इस प्रोटेस्ट का, इस आंदोलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो लोगों ने हिम्मत दिखाई, जो साहस दिखाया सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर आकर लड़ने का भी। पिछले 10-12 साल से हम हमारे देश में देख रहे थे, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे सरकार के खिलाफ बोलने से। कहीं ना कहीं लोग डरते थे सरकार से सवाल करने से, क्योंकि जब जब कोई ऐसा करता था तो उसके ऊपर केसेस लगते थे, पुलिस भेजी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था। तो उसके बावजूद इस देश के युवा ने दिखा दिया है कि वो डरते नहीं है इस सरकार से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे और बस सवाल नहीं पूछेंगे, इस्तीफा भी ले लेंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो डर का खत्म होना है। यानी आपने वो एक जो नैरेटिव था कि ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, कोई मंत्री सरकार का इस्तीफा नहीं देता, उस नैरेटिव को आपने खत्म किया, जिसको आप अपना अचीवमेंट मानते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है डेमोक्रेसी में ऐसा ही तो होना चाहिए ना, जहाँ पर लोग अगर कुछ कहते हैं तो सरकार को वो बात माननी चाहिए। और इसमें कोई छोटापन या इसमें कोई शेमफुल ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है, जब देश के लोग कुछ कहते हैं तो सरकार को बात सुननी चाहिए। जब इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, तो हटा देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को तो तभी हटा देना चाहिए था जब पहला पेपर लीक हुआ था, या जब पहले बच्चे ने सुसाइड करी थी। लेकिन उसके बाद भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ा इस देश के युवाओं को, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस्तीफा ले ही लिया। एक चीज, अब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी है, जैसे से इंसान कोई कदम आगे बढ़ाता सफल होता है तो उससे जुड़ने वाले लोग भी आते हैं। आपके पीछे भी लाखों लोग हैं। मुंबई में भी हमने आजाद मैदान से लेकर शिवाजी मैदान तक और दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बंगाल तक, लखनऊ तक, कई जगह पर, बिहार के पटना तक, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट देखे आपके सपोर्ट में। अब जो एक्सपेक्टेशन आपसे लोगों की जुड़ी हुई है, उस एक्सपेक्टेशन को लेकर आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं? क्या आपका आगे का रोड मैप है? क्योंकि आप एक संगठन के तौर पर ही काम करेंगे जो सरकार के फेल्योर को लेकर आगे मुद्दे उठाएंगे, या सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं? देखिए, अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें रिग्रुप करना है। जब हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, हमारी टीम बहुत छोटी थी, 10-20 लोगों की टीम थी। लेकिन इस प्रोटेस्ट को चलाने में इतने सारे लोग, इतने सारे वॉलंटियर्स आगे आए, तो आज हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम है वही हमारी 300 के ऊपर चली गई है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के साथ रीग्रुप करना चाहते हैं, उनसे हम फीडबैक लेंगे कि और क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी, हमसे कहाँ कहाँ गलती हो हुई है जो टाली जा सकती थी। पहले वो फीडबैक ले लेंगे उन वॉलंटियर से, फिर पूछेंगे कि आगे क्या चाहते हो आप, कैसा संगठन बने और कैसे हम आगे बढ़े। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इस देश के युवाओं से हम बातचीत करें, क्योंकि जंतर मंतर का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे एक चीज़ जो समझ में आई इन लोगों से बात करने के बाद, जेनजी से बात करने के बाद, मिलेनियल्स जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनसे बात करने के बाद, वो ये है कि आज की डेट में इनसे कोई डायलॉग करने को तैयार नहीं है। आज की डेट में कोई भी पॉलिटिशियन इनके समस्या जो है वो समझने को तैयार नहीं है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो एक पॉलिटिक्स से वो डिस्कनेक्टेड हो चुका है, यूथ जो है पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड हो चुका है। तो हम चाहते हैं हम जो भी डिसाइड करें आगे का एजेंडा, वो इन लोगों से पहले पूछ कर करें, इनसे बातचीत करके करें। तो इसके लिए हम कंसल्टेशन करेंगे, स्टेक होल्डर पूरे देश में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और हम सक्रिय राजनीति में तो नहीं आएंगे, हम एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनकर रहेंगे। सक्रिय राजनीति में आकर हम करेंगे क्या, आपको पता है होता क्या है? लोगों की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो ये भी थी कि हम सुबह वोट किसी और को डालते हैं, शाम तक सरकार किसी और की बन जाती है। हम अपना एमपी एमएलए किसी को चुनते हैं, सुबह वो एक पार्टी में होता है, शाम को किसी और पार्टी में होता है। तो जब ये हाल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ईडी सीबीआई भेजकर जिस तरीके से उनको तोड़ा जाता है, तो सक्रिय राजनीति में आकर करेंगे क्या? और दूसरी चीज़, हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जब वोटर्स सरकार चुनते थे, आज उल्टी गंगा बह रही है। आज सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो ऐसे माहौल में क्या करेंगे आप पॉलिटिकल पार्टी बनाकर? ये अभी का फैसला हो जी सकते हैं जी, या भविष्य में आप इस पर कायम रहेंगे? नहीं, अभी तो हमें एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की ही ज़रूरत लगती है, क्योंकि जब जब इस अगर सोचिए ना आप, इमरजेंसी के दौरान लोग कहते कि नहीं पॉलिटिकली इलेक्शन लड़कर हम इमरजेंसी हटा देंगे, वो पॉसिबल हो सकता था क्या? पॉसिबल नहीं होता। तो जब जब देश में लोकतंत्र खतरे में होता है तो उसके लिए एक पब्लिक मूवमेंट की ज़रूरत होती है। यानी प्रेजेंट में हम अगले कुछ सालों तक जी अभिजीत दीपके को
एक संगठन के तौर पर, संगठन के नेता के तौर पर ये हम देखेंगे, राजनीति में नहीं देखेंगे, कम से कम 2029 तक। जी बिल्कुल, ये तय है। ये तय है। या अभिजीत दीपके का एक चेहरा वो भी हो सकता है जो युवा अन्ना हजारे का था, कभी आप साथी भी रहे हैं केजरीवाल जी के, तो केजरीवाल का चेहरा भविष्य में बन सकते हैं, या युवा अन्ना हजारे बनकर देश में, जैसे उन्होंने अपने आप को एक दूसरा गांधी भी उनको कहा, मैं नहीं, मुझे अभिजीत दीपके को किस रूप में याद करेंगे? मुझे अन्ना गांधी ये सब मत कहिए, मैं एक कॉकरोच हूँ और मैं एक कॉकरोच ही रहूंगा। भविष्य में मतलब आप सोशल इश्यूज को लेकर जी। युवाओं के या स्टूडेंट्स के बाकी मुद्दे, जैसे आपने कहा मिलेनियल्स की, इन मुद्दों को लेकर आप सड़क पर दिखेंगे, या जो राजनीतिक बहुत सारे इश्यूज हैं उनको लेकर भी आप सड़क पर? सर, युवाओं के इश्यूज भी तो पॉलिटिकल है ना, बेरोजगारी भी तो पॉलिटिकल है। वो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी गलतियों की वजह से तो बेरोजगारी हुई है ना। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो राजनीतिक नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे देश में पॉलिटिकल नहीं है? हम घर में जो टूथपेस्ट लाते हैं ब्रश करने के लिए, उसका रेट भी तो एक पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में बैठकर डिसाइड कर रहा है। हम घर में जो दाल आटा ला रहे हैं, उसका रेट भी तो पॉलिटिशियन से बैठकर डिसाइड कर रहे हैं। तो हमारे जो भी मुद्दे रहेंगे वो पूरी तरह राजनीतिक रहेंगे, इसमें मैं कहीं पर भी हेजिटेट नहीं करूंगा बोलने से। और ये मुद्दे आप लोग खुद तय करेंगे, या चूंकि देश की जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका उस पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक एकाधिकार होता है कि उन मुद्दों को उठाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। कई बार हमारे देश में, जैसे आपने कहा पिछले 10 सालों में, तो कई बार ये भी कहा पिछले 10-12 सालों में विपक्ष भी कमजोर हुआ है। आप विपक्ष को भी गाइड करेंगे या उनसे गाइडेंस लेंगे इन मुद्दों के लिए? नहीं, हम तो गाइड करने वाले कोई होते नहीं है, हम 2 महीने पहले ही आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी को लिमिट कर दिया है सरकार में और विपक्ष में। डेमोक्रेसी बस सरकार और विपक्ष नहीं होती, देश के नागरिक होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन नागरिकों का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने, एक ग्रुप बने जो सीजेपी के थ्रू बना हुआ है। तो हम इन लोगों से पूछेंगे, इन लोगों से कंसल्ट करेंगे। विपक्षी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या दूसरी बड़ी पार्टियां हो, एसपी हो, इन तमाम पार्टियों से भी आप लोग मतलब बात करके जो उन राज्यों के या केंद्र स्तर के जो बड़े मुद्दे हैं उसको भी समझने जानने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ डायलॉग की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो सरकार के साथ हो, विपक्ष के साथ हो, हम डायलॉग करेंगे। जहाँ डायलॉग से बात नहीं बनेगी तो वहाँ ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। एक चीज आप मानते हैं पिछले 10-12 सालों में बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि विपक्षी नेता कमजोर हैं, विपक्ष कमजोर हुआ है, वाकई ऐसा लगता है इस वजह से आज ये स्थिति आई है कि अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर 20-25 दिन तक प्रोटेस्ट करना पड़ा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग किया गया है, विपक्षी पार्टियों के पीछे भेजा गया है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। महाराष्ट्र में 2 बड़े विपक्ष की पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी, उनको तोड़ दिया है। तो जो जो लोग यहाँ पर ये कर्टन खोल दीजिए। ठीक, वापस क्या इस देश में विपक्ष अभिजीत जी कमजोर हुआ है पिछले 10-12 सालों में? बार बार कहा है क्योंकि विपक्ष जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे विपक्ष नहीं उठा रहा है, बाकी दूसरे मुद्दे जो उठाता है उसमें वो सफल नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष मुद्दे उठाए ना उठाए, वो विपक्ष को सोचना चाहिए उस पर भी। लेकिन क्या मीडिया दिखाती है? मीडिया पर दिन भर तो नहीं चलता है ना वो सब। मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें भी ब्लैकआउट करके रखा था। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि वो बस सरकार के गुणगान ना करें, जनता की भी बात रखे, विपक्ष की भी बात रखे। और मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। उसका मुख्य कारण है ईडी सीबीआई का विपक्ष के पीछे भेजना। कितने बीजेपी के नेता के पीछे ईडी सीबीआई की रेड हुए, कितने जेल में गए, कितनी बीजेपी को जो अलायंस भी मिले वो कैसे मिले? महाराष्ट्र की बात कर लो, शिवसेना के 2 टुकड़े करने पड़े थे, एनसीपी के 2 टुकड़े करने पड़े थे, उसके बाद बीजेपी को अपने अलायंस मिले। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जानबूझकर चाहती है इस देश में कि एक तो सबसे पहले रीजनल पार्टीज खत्म हो जाए, जो इस देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, देश की डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा घातक है। हमारा देश इतना डाइवर्स है, हर 100-200 किलोमीटर पर अलग भाषाएं बोली जाती है, हर 300-400 किलोमीटर पर आपको एक अलग कल्चर मिलेगा, अलग ट्रेडिशन मिलेगा। तो ये जो सारी पार्टियां हैं ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, अच्छी हो बुरी हो उस पर मैं जाऊंगा नहीं, वो एक बड़ा डिबेट है, लेकिन ये उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स है। आप उनको ख़त्म कैसे कर सकते हो? आप उनको कैसे तोड़ सकते हो? अगर आप उनको ख़त्म करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है उसके खिलाफ काम कर रहे हो। क्या यही वजह है कि अमेरिका जैसी कंट्री में एक आकर्षक, एक हाई प्रोफाइल जॉब, इतना बड़ा अच्छा एजुकेशन छोड़कर आप इंडिया वापस आए और आपने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई जिसके पीछे लाखों लोग हैं, आपको अपने उस कैरियर की कभी याद नहीं आती या दोबारा उसमें नहीं जाना है?
नहीं, मैं जो वापस आया था, क्योंकि मैं जब अमेरिका गया था मैं इंडियन पासपोर्ट पर गया था और मैं एज एन इंडियन स्टूडेंट गया था। तो वहाँ पर तो सारे मुझे मेरे कॉलेज में इंडियन लड़का है समझ बोल कर ही जानते थे, अभिजीत एक इंडियन लड़का है। जितने भी प्रोफेसर है उनको क्या पता है मेरे बारे में, अभिजीत है इंडिया से। मेरे जितने भी अमेरिकन दोस्त थे वो क्या जानते हैं, अभिजीत है इंडियन है। लेकिन जब वहाँ मुझे सारे लोग इंडियन के तौर पर जानते हैं, मेरी अपनी ही देश की सरकार मुझे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहती है, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। जब आपके देश का लड़का बाहर पढ़ने गया है, मास्टर्स करने गया है, आपको तो गर्व होना चाहिए ऐसे बच्चों पर, सिर्फ मेरे पर नहीं, बाकी जो भी बच्चे हैं उन पर गर्व होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो उन्हें, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगी। तो मैंने बोला अब तो मुझे वापस जाना है और मुझे दिखाना है मैं नेशनल थ्रेट नहीं हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ जो इस देश में पैदा हुआ है, इस देश में ही पढ़ा लिखा है और अभी यूएसए गया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं कहीं से भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हूँ। पेपर लीक का जो मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि यूथ से जुड़ा था, स्टूडेंट से जुड़ा था, तो उसके पीछे बहुत सारे पेरेंट्स भी, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी उस पर बहुत सारी हलचल देखने को मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने आंदोलन जो किया वो दिल्ली में किया। दिल्ली बीजेपी रूलिंग स्टेट है, बीजेपी इस वक्त ज्यादा 20-21 स्टेट में उनकी सत्ता है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी जिन स्टेट्स में, चाहे झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, यहाँ पर भी पेपर लीक के केसेस। क्या इन अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में भी आप लोगों का एजेंडा, मुद्दा वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, उसी तरह सड़क पर उतरेंगे? और कब इसके लिए भी कोई रणनीति बनाएंगे आप लोग कि ये टैग ना लगे? जैसे आपने कहा कि हम एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर पैनल ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम देश के मुद्दों को उठाएंगे, तो ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होगा या पोजीशन में बैठी जो पार्टियां हैं लेकिन अपने अपने स्टेट में वो भी कहीं ना कहीं रूल कर रही है? सर हमारा जो है वो सिस्टम के खिलाफ है। अब वो सिस्टम केंद्र में बीजेपी है इसलिए उनके खिलाफ है, राज्य में किसी और की सरकार होगी तो उनके खिलाफ होगा। और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया, वहाँ, अरे पहला प्रोटेस्ट ही हमारा 36 दिनों तक चला, तो उस प्रोटेस्ट के चलते हुए हम कैसे कहीं और जा सकते थे। कल ही मैंने झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ के स्टूडेंट से बात की और मैंने उनको बोला आपकी जो जो डिमांड्स होंगी हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और आप लोग बस वहाँ से हटिए मत, बाकी हम लोगों से आपको जो भी सहायता चाहिए वो हम दे देंगे। अब मेरी खुद की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी भी आईवीज़ लग रहे हैं टाइफाइड के कारण, लेकिन जैसे मैं रिकवर हो जाऊंगा मैं बाकी स्टेट्स में भी जाऊंगा। तो आप झारखंड, पंजाब, आंध्रा, इन सारे स्टेट्स में आप जाएंगे? बिल्कुल सर, जहाँ जहाँ शिक्षा का मुद्दा होगा, और मुझे लगता है शिक्षा का मुद्दा तो हर स्टेट में, हर स्टेट का कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रगल कर रहा है, स्टूडेंट्स वहाँ के काफ़ी निराश है, तो हम हर जगह जाएंगे। और जो आप जिस बात को आपने कहा कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अगर केंद्र के जरिए चलाई जा रही शिक्षा नीति में कोई लीक है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, तो राज्य की शिक्षा में अगर कोई लीक है तो उस राज्य का शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हो, उसका इस्तीफा मांगेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मांगेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? बिल्कुल जरूरत पड़ी तो उसका भी मांगेंगे। हेमंत सोरेन से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री तक का इस्तीफे की बात जी आप नहीं मांग रहे? हम कहीं से भी इस चीज़ में नहीं पढ़ने वाले कि ये पार्टी इस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है, वो पार्टी उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है। अगर स्टूडेंट्स को कोई समस्या है तो चाहे पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी हो, हम उनके खिलाफ बोलेंगे। एक चीज जो और समझनी है जी कि आपने देखा आंदोलन जब तक आप लोग शुरुआत में लगभग 20-21 दिन तक बहुत ही पोलाइटली चलता रहा, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन सडन पार्लियामेंट शुरू होने को 2 दिन हुआ, ऐसे उसी समय कुछ ऐसे कहा गया, कुछ अराजक तत्व आए जो आपके कहने के लिए तो आपके सपोर्ट में आए थे, लेकिन वो कितने सारे लोग थे और कौन थे, क्या आपको कांटेक्ट करके आए थे, ऐसा सब तो संभव नहीं होगा, लेकिन उनके आने के बाद हालात बिगड़े, लाठीचार्ज भी हुआ, लाठीचार्ज की हर कोई निंदा कर रहा है, आम लोग भी सड़क पर उतरकर उसका विरोध कर रहे थे। मुंबई जैसे शहरों में हमने देखा कि पेरेंट्स से लेकर बच्चे तक विरोध कर रहे हैं। लाठीचार्ज को गलत माना जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, डीसीपी के खिलाफ एक्शन लिया गया अभी और बाकी चीजें हो रही हैं, उनको पद से हटाया गया, बाकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है। मुद्दा एक, अब पीएम ने भी कहा कि गालियां दी गई, दूसरी उनकी जो सहयोगी नेता है पार्टी वो भी कह रहे गाली दी। क्या पीएम को गाली देना उचित है? प्रधानमंत्री तो देश के हैं, सारे लोगों के, हमारे आपके ही। तो मैं तो सबसे पहले आपकी पहली चीज़ एड्रेस कर देता हूँ, जो अराजक तत्व आप कह रहे हो, मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस आंदोलन में बाहर से गुंडे भेजे जाएंगे जो इस आंदोलन को बदनाम करेंगे। हम 1 महीने से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस जंतर मंतर पर मेरी खुद की चेकिंग होती थी, बिना चेकिंग के पुलिस मुझे नहीं जाने देती थी, उस जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस कह रही कि 2100 क्रिमिनल्स घूम रहे थे,
तो पहली बात तो वो 2100 क्रिमिनल्स खुलेआम कैसे घूम रहे थे, किसने उन्हें खुला छोड़ा था। और दूसरा, जिस जंतर मंतर पर मेरी एंट्री नहीं हो पाती थी बिना चेकिंग के, उस जंतर मंतर पर ये 2100 क्रिमिनल्स कैसे आ गए, इनको किसने आने दिया। जब हमारी चेकिंग हो रही थी तो इनकी चेकिंग क्यों नहीं हुई। आपके रिपोर्टर्स आते थे, आपके रिपोर्टर्स की भी चेकिंग होती थी, उनके भी इक्विपमेंट्स चेक होते थे, तो ये क्रिमिनल्स कैसे आ गए। तो कहीं ना कहीं सेटिंग थी दिल्ली पुलिस और इन लोगों के बाहर से जो आए हुए उनके गुंडों के बीच। 19 जुलाई की रात को वहां पर पत्थरों से भरा ट्रक लगाया जाता है, उसका वीडियो मैं डाल देता हूँ। डीसीपी कहता है ये इस ट्रक का वीडियो डालकर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि पुलिस की कोई और मंशा है, ये तो ट्रक एमसीडी का है, और ये ट्रक तो मतलब जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें उसका डेबरी भरा हुआ है। 16 को अभी न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट आती है, उसमें यह कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने ये ट्रक हिट एंड रन में पकड़ा था। तो सच क्या है, सच कुछ भी हो, पत्थरों से भरा ट्रक दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के पास क्यों रखा और उसके बगल में उन्होंने एक टूटी हुई वैन पहले से ही क्यों लगाई, ताकि नैरेटिव बना जाया सके दूसरे दिन कि देखिए सीजेपी के सपोर्टर्स ने पथराव किया, वैन तोड़ दी, जबकि पत्थर पुलिस ही लाई थी और टूटी हुई वैन भी पुलिस ही लाई थी। तो ये किया किसने। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जो गलत किया, जैसा कि आप कह रहे हैं, उन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये आप ही की नहीं बहुत सारे लोगों की मांग है। लेकिन क्या ये भी सच है कि वाकई आंदोलन आप लोग कर रहे थे शांतिपूर्ण था? जी, सबने यस, माना, क्योंकि 20 दिन तक आंदोलन शांति, एक महीने तक, एक महीने तक चला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के समय ही सारी चीजें आई। तो क्या आप मानते कि वाकई में चाहे किसी ने भी प्लांट किया हो, कोई भी पार्टी के जरिए, वो गलत था, उसमें कुछ शरारती तत्व घुसे थे? शरारती तत्व जो घुसते थे वो गलत थे, और वो आप अगर पता करने चले जाओगे ना तो इन्हीं के लोग निकलेंगे। वो इन्हीं के लोगों ने पुलिस के साथ बुरा बर्ताव करा है, हमने तो नहीं करा, हम स्टूडेंट्स थे यार, हम एक महीने से बैठे हुए शांति से बैठे हुए थे। अगर कुछ करना होता तभी कर देते ना, एक महीने का क्यों इंतजार करते। ये तो बाहर से आए हुए लोगों ने करा है। और पुलिस के साथ जो हुआ, उनके परिवार की मैंने वीडियोस देखी, मेरी सिंपैथी उनके साथ, मेरी सिंपैथी से नहीं होना चाहिए था ऐसा। पुलिस के साथ हाँ, जो उनके फैमिलीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। लेकिन आपको एक तरफ समझना पड़ेगा पावर डायनेमिक्स। एक तरफ अनआर्म्ड स्टूडेंट्स थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, 12-12 साल की लड़कियां थी, उसका सर फोड़ा गया है, बाकी लड़कियों का गला पकड़ा है मेल पुलिस ऑफिसर्स ने, ये मैंने खुद देखा है। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनको पीटा गया है, लाठी चार्ज किया गया है जहां पर लाठियों में कीले लगे हुए थे, एक्सपायर्ड टीयर गैस इस्तेमाल की गई है, पेलेट गन्स इस्तेमाल किए गए। उसके बारे में कब बात करेंगे पुलिस वाले, मैं चाहता हूँ उसके बारे में तो भी आप देश को बताओ कि ऐसा क्यों किया आपने। जब कोई विपक्षी दल प्रोटेस्ट करता है तब आप वाटर कैनन गन्स यूज़ करते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आपने पेलेट गन्स तैयार रखी थी, टीयर गैस तैयार रखे थे, किलो से लगी हुई लाठियां तैयार रखी थी। आतंकवादी थे क्या ये स्टूडेंट्स? वाकई ये गंभीर विषय है जो आप कह रहे हैं। लेकिन पीएम की गाली को लेकर भी बड़ा अरे मुद्दा हाँ, चल रहा है। क्या पीएम को गाली देना उचित है, वो भी युवाओं को, जो यूथ भविष्य हो सकते हैं? अगर वो अपनी ही कंट्री को गाली दे, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, उससे एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक गलत मैसेज, आप नाराज हो सकते हैं, आप सरकार से, सत्ता से, नेता से। लेकिन उस एज में जब आपकी लिखने पढ़ने की उम्र हो और आप उसी को लेकर सड़क पर नहीं है, इस एज में अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप? पहली बात तो गाली देने का मैं समर्थन ही नहीं करता पब्लिक लाइफ में। पब्लिक लाइफ में किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली देना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसके लिए आप किसी पर एफआईआर नहीं कर सकते। अगर आपको गाली देने के लिए एफआईआर ही करनी पड़े ना, तो सबसे पहले एफआईआर बनती है रमेश भिदुड़ी पर, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे एमपी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया था हम सबको पता है। एफआईआर बनती है फिर योगी आदित्यनाथ पर, जिन्होंने एएनआई के कैमरा पर्सन के लिए किस तरह की गाली दी थी हम सबको पता है। उन्हें पता नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो कैप्चर हो गया। फिर एफआईआर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बनती है, जिन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या कहना चाहते थे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मतलब? तो गाली देने पर एफआईआर करने पर आ जाए तो बीजेपी के सारे नेताओं पर एफआईआर हो जाएगी। इस देश में कौन सा ऐसा घर नहीं है जहां गाली नहीं दी जाती है। गाली एथिकली या मॉरली सही है या गलत है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, और मैं तो कहता हूं कि गाली देना सही नहीं है पब्लिक लाइफ में। पीएम की मां को गाली दी, गुजर गई है, देहांत हो गया, एक नैतिकता होती मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनिए आप, उनके कोई तीर आ जाए, उन्होंने भी माँ बहनों की गाली दी है लोगों को। तो पीएम की माँ की लाइफ और पीएम की जो इज्जत है वो क्या एक आम नागरिक से अलग है, जहां पर उनके मिनिस्टर सामान्य लोगों को गालियां दे रहे थे एक रैली के दौरान। पीएम स्पेशल है और लोगों की कोई इज्जत नहीं है, लोगों की माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं है। पीएम का आईटी सेल ही
कितनी सारी औरतों को रेप की, बलात्कार की धमकियां देता है, कितने सालों से धमकियां देते आ रहा है, माँ बहन की गालियां देता है लड़कियों को, औरतों को, और बायो में क्या लिखते हैं, फॉलोड बाय पीएम। तो जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं ट्विटर पर, वही लोग औरतों को माँ बहन की गालियां देते, रेप की धमकियां देते। तो क्या उन औरतों की, उन माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं है? बस पीएम की और उनकी माँ की इज्जत है। मैं तो समर्थन कर ही नहीं रहा उनको, उनको जो गाली दी उसका मैं समर्थन कहीं से भी नहीं कर रहा। लेकिन इन औरतों को जिनको गालियां दी उनका क्या? फिर उनके ऊपर कब एफआईआर होगी? बीजेपी के आईटी सेल वालों के ऊपर। और जो लड़की की बात हम करें, वो लड़की 15 साल की है सर। 15 साल की है, जैसा आपने कहा पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन आपको पता होगा टीनेज एक ऐसी एज होती है जहां पर आपको नहीं होती है मेच्योरिटी। वो अभी भी बच्ची है। तो उसने हिट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज़ कह दी होगी जो सही नहीं है, उसको समझाया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। अगर आप उसके पीछे पूरी स्टेट मशीनरी लगा दो, पूरी पुलिस फोर्स लगा दो, उसके घर पर रेड मार दो, एफआईआर कर दो, तो बच्ची का फ्यूचर क्या रहेगा सर? वो बच्ची मतलब क्या? बहुत शर्म की बात है कि पूरी स्टेट मशीनरी एक 15 साल की बच्ची के पीछे लगी है, जिसके लिए ज़रूरत थी बस उसके साथ 2 मिनट बैठकर बात करने की कि बेटा गाली देना गलत बात है और गाली मत दो ऐसे। बस उसकी ज़रूरत थी। आपने लगा दी पूरी स्टेट मशीनरी। बहुत बहादुर बन गए आप, 15 साल की बच्ची के पीछे पूरी स्टेट मशीनरी छोड़कर। आपने स्टेट मशीनरी की बात की, उमर खालिद पर आ जाते हैं, वो भी यूथ आइकॉन, लेकिन लंबे समय से जेल में हैं। क्या लग रहा है? उमर खालिद आज भी जेल में है, जमानत नहीं मिल रही, यूथ आइकॉन बनकर सामने आए थे, फ्रंट पे चेहरा आया था। उमर खालिद को लेकर क्या सोचते हैं? अभी तक क्या उन पर अत्याचार हो रहा है? मुझे लगता है जो उनका हियरिंग तो होनी चाहिए, हियरिंग नहीं हो रही है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। ट्रायल तो शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है तो ट्रायल शुरू करिए, आप हियरिंग करवाइए, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है जो लीगल प्रोसेस है वो तो पूरा कर दीजिए। उमर खालिद को लेकर भी कहेगी, जो एग्जाम्पल रखते हैं, ये भी कहा जा रहा है भाई देश में मुसलमान खतरे में। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है अगर मैं मुसलमान होता तो मेरे ऊपर भी केस किए जाते।